हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने मार्च 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसके अंदर सेकंड वीडियो कंप्लीट किया था, जहां तक हमने प्रादेशिक परिदृश्य को और जो इकोनॉमिक न्यूज़ है, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली न्यूज़ है, उन सबको हमने कवर कर लिया था। तो उस सेकंड वीडियो को आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। आज ये मार्च 2022 की जो क्रोनोलॉजी है उसका थर्ड वीडियो है, जिसमें हम राजस्थान का बजट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैगजीन है ये काफ़ी जो है इस बार वाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्होंने प्रस्तुत की है, क्योंकि इसमें बजट के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ताकि आपका जो है उसमें रिवाइज करने में आपको जो है काफ़ी आसानी होगी। तो आप इसको हार्ड कॉपी में ज़रूर से खरीद लीजिएगा, वरना एक दो दिन में जो है मैं उस मैगजीन को जो है जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर ही दूंगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपकी रिवीजन में ज़्यादा आसानी रहेगी अगर आप उसको खरीद लेंगे तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो बजट है 2022 का जो बजट है, ठीक है, तो ये 2022-23 के लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को जो है सदन के अंदर पेश किया है, प्रस्तुत किया है। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको प्रस्तुत क्यों किया गया है, तो देखिए, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्रालय है, वो हमारे मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही आता है। मतलब उन्होंने इस विभाग को अपने अंतर्गत ले रखा है, इसीलिए जो है ये इनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, इस बजट के अंदर पहली चीज़ तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि उनकी सरकार है, तो चौथी बार इन्होंने इस बार वाली सरकार में इस बजट को पेश किया है, ठीक है। और इस बार विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि इन्होंने एग्रीकल्चर बजट जो है, कृषि बजट जो है, उसको पहली बार अलग जो है बजट से अलग इनको कृषि बजट को प्रस्तुत किया है, यानी कृषि का बजट इस बार अलग बना है। तो ये देखिए, ये एक तरीके से हमारे जो सरकार है उसका विज़न दिखाता है कि भाई एग्रीकल्चर को वो इम्पोर्टेंस देने के लिए इच्छुक है। फिर देखिए कि ये जो बजट है, एक एक फैक्ट और है इसके अंदर कि पिछली बार का जो बजट था वो भी पहली बार जो है हमारे यहाँ पर पेपरलेस बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, बजट के अंदर सबसे मुख्य बातें जो होती है वो तो आगे योजनाएं वगैरह तो होती है, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो बजट की, वो कहाँ से होती है भाई? हमारे पास हमारी आय कितनी है, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों का यानी रेवेन्यू रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके पास में, जो आपकी सरकार है उसके पास में जो है आय कितनी है, आपके राज्य में आय कहाँ कहाँ से होती है और कितनी आय जो है वो होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो फरवरी का मैगजीन करवाई थी, फरवरी में क्योंकि हमारे यूनियन बजट आया था, तो मैंने आपको एक टेबल पढ़ाई थी। उस टेबल में ये था कि भाई दो खाते होते हैं, एक होता है हमारा राजस्व खाता जिसको रेवेन्यू खाता कहते हैं, एक होता है हमारा पूंजीगत खाता जिसको कैपिटल खाता भी कहते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू जो खाता होता है उसके अंदर आपके एक तो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है कहाँ से आपकी प्राप्तियाँ होंगी, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी उसी राजस्व को आप कहाँ खर्च करेंगे। और इसके अंदर कई सारी मदें दी हुई थी, उनको आपको याद करना था कि भाई कहाँ कहाँ से आपका रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ कहाँ पर वो खर्च किया जा रहा है। तो देखिए, जो राजस्व प्राप्तियाँ होती है वो आपको टैक्स से होती है। टैक्स में दोनों प्रकार के टैक्स आ गए, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। और एक होती है आपके नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब जो कि बिना किसी टैक्स के माध्यम से, बिना टैक्स लगाए जो है आपको रिसिप्ट या प्राप्तियाँ प्राप्त होती है। तो बिना टैक्स के कहाँ से प्राप्तियाँ होंगी? तो देखिए, अगर आपने किसी को ऋण दे रखा है, राज्य सरकार ने किसी को ऋण दे रखा है, तो वो ऋण से जो ब्याज आता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। जीएसटी वाला जो मामला है, ठीक है, वस्तु व सेवा के बदले जो शुल्क लिया जाता है वो इसके अंदर आता है। कोई लाभांश होगा, ठीक है, या लाभ कहीं से होगा किसी भी वस्तु के ऊपर, वो इसके अंदर आएगा। विदेशों से अगर आपने कहीं से अनुदान ले रखा है तो वो भी इसके अंदर प्राप्तियों के अंदर ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रेवेन्यू खाते में ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ से प्राप्तियाँ हुई। खर्च कहाँ कहाँ पे हुआ? तो देखिए, खर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। एलपीजी के ऊपर, खाने के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर ये सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो रक्षा होती है, रक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन रक्षा के ऊपर खर्च तो जो है केंद्र सरकार के द्वारा वैसे किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी वगैरह जो होते हैं सरकार के अंतर्गत, उनको जो सैलरी पेंशन दी जाती है वो भी जो है राज्य सरकार के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होता है। तो यहाँ देखिए, अब ये जो आपको टोटल आंकड़ा दिखाई देगा ये वो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, राजस्व प्राप्तियाँ जो है वो आपकी कितनी है लगभग? तो ये है आपकी 2,14,000 करोड़ के लगभग हैं, ठीक है। अपन इतना याद करेंगे लगभग में, पूरा ध्यान नहीं रखेंगे। फिर है राजस्व व्यय, यानी कि ये जो प्राप्तियाँ हुई उनमें से खर्चे आपके कितने हैं? तो आपके खर्चे हैं 2,38,000 करोड़ के लगभग। तो इसका आपको देखने से पता चल रहा है कि भाई हम घाटे में चलते हैं, यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ तो है कम और व्यय करते हैं ज़्यादा, तो इसको बोलेंगे राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, RD, ठीक है। तो राजस्व घाटा कितना है हमारा? लगभग जो है 23,000 करोड़ का हमारे पास में क्या है? राजस्व घाटा है। अब एक और टर्म आती है, देखिए फ्रेंड्स, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे को इंग्लिश में कहेंगे फिजल डेफिसिट,
या फिस्कल डेफिसिट एक ही बात है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि भाई जो सरकार के पास में, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 23,000 करोड़ का जो है घाटा है, तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं से लोन लेकर के आती है, या कहीं से भी जो है सरकार को इस घाटे को पूरा करना होता है। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए जो देनदारियाँ, जो लाइबिलिटीज़ सरकार के द्वारा सृजित की जाती हैं, उनको ही हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो ये कितना है, 58,000 करोड़ के लगभग है। और हर बार कहा जाता है कि भाई ये जो राजस्व घाटा है इसको आपको कंट्रोल करना है, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपकी जो जीएसडीपी है, यानी कि स्टेट की जो आपकी जीडीपी है, उससे जो है 3% जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी आपकी स्थिति को जो है, आर्थिक स्थिति को ठीक माना जाएगा। तो यहाँ देखिए इस बार का जो हमारा वित्त वर्ष है उसमें हमारे राजकोषीय घाटा जो है उसका अनुमान व्यक्त किया गया है कि वो राजकोषीय घाटा 4.36% जो है वो रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई राजकोषीय घाटा इस बार कितना अनुमानित है, तो 4.36% जो है हमारा राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो यहाँ तक आपको डेटा खेलना था। डेटा जो है आपने पढ़ लिया है, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या नई घोषणाएं की है, क्या क्या योजनाएं जो है सरकार ने अभी बताई हैं। तो देखिए जो घोषणाएं हैं, कुछ घोषणाएं ऐसी है कि जो बिल्कुल नई है, मतलब उसके अंदर नई का मतलब ये है कि भाई अब उसके अंदर उसको कैसे लागू करना है, क्या उसके अंदर प्रावधान होने हैं, उसके ऊपर अभी डिटेल धीरे धीरे आएगी। तो उस पर आप ज़्यादा दिमाग में वो ना रखें कि भाई उसको कहाँ से पढ़ना है। जब वो आएंगी तब आपको अपने आप ही नेक्स्ट वाली क्रोनोलॉजी में पता चल जाएगा। जैसे कि पहली योजना देखिए कि सरकार ने, देखिए जैसे मनरेगा होता है हमारे ग्रामीण में, ग्रामीण यानी कि गाँव के अंदर होता है, उसी प्रकार से शहरी जो युवा हैं या जो शहरी लोग हैं उनको रोज़गार देने के लिए, बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना जो है उसको लागू करने की घोषणा की गई है। अब इसका क्या प्रारूप होगा वो भी आना बाकी है, लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि भाई शहरों में रहने वाले लोगों को रोज़गार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना को चालू किया जाएगा। गाँव में जो ऑलरेडी चल रही है मनरेगा योजना, उसमें जो 100 दिवस का जो रोज़गार है उसको बढ़ा के 125 दिवस जो है वो किया जाएगा, यानी 25 दिवस उसके अंदर जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। फिर देखिए तीसरी इन्होंने क्या घोषणा की है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूली विद्यार्थी हैं, उनको आने वाले जो क्योंकि उनकी देखिए कोरोना में जो है काफ़ी उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो 3 माह का उनको जो है ब्रिज कोर्स जो है उनके लिए चलाया जाएगा। ब्रिज कोर्स का मतलब ये हुआ कि भाई उनको जो है, जैसे हम क्रैश कोर्स करते हैं किसी चीज़ का, तो उस प्रकार से जो ब्रिज कोर्स है, यानी कि ये जो हमने जो कोरोना से लेकर के अब तक स्कूल जो नहीं चले हैं उसको पाटने के लिए जो है ब्रिज कोर्सेज जो हैं वो चलाए जाएंगे। फिर देखिए जो बिजली उपभोक्ता हैं, जैसे आप और हम जैसे जो हैं, उनको भी कुछ राहत जो है वो दी गई है सरकार के द्वारा। सरकार ने कहा है कि भाई 100 यूनिट प्रति माह तक, एक महीने में 100 यूनिट का जो उपभोग करते हैं उनको 50 यूनिट तक की जो बिजली है वो निःशुल्क जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके अलावा जो घरेलू उपभोक्ता हैं, आप और हमारे जैसे, उनको जो है 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान यानी कि ग्रांट दी जाएगी, उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। और 150 से 300 यूनिट तक के उपभोक्ता को 2 रुपये प्रति यूनिट का जो है वो अनुदान सरकार के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। तो ये 3 रुपये और 2 रुपये ध्यान रखिएगा, 150 यूनिट ही है, वहाँ पर 150 यूनिट वालों को 3 रुपये का, और 150 से 300 यूनिट जो खपत कर रहा है उसको 2 रुपये प्रति यूनिट जो है वो अनुदान दिया जाएगा। ये घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनके लिए है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है घोषणा सरकार के द्वारा की गई, वो ये है कि जो चिरंजीवी योजना है, जिसको कि हम यूनिवर्सल एक तरीके से हेल्थ कवरेज स्कीम कहते हैं, तो इस चिरंजीवी योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार पहले 5 लाख रुपए का बीमा किया करती थी, अब उसको बढ़ा करके प्रत्येक परिवार के लिए बीमा कितना कर दिया है, 10 लाख रुपए। और इसका दायरा और भी ज़्यादा बढ़ाया है कि भाई और भी बीमारियों को इसमें इंक्लूड किया जाए, दुर्घटनाओं को इंक्लूड किया जाए। तो देखिए ये जो है कॉचुलर जो इम्प्लांट है, यानी कि जो कान के अंदर जो सुनने वाली जो क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए ये इम्प्लांट किया जाता है। फिर बोन मैरो इम्प्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न है, लिम्ब प्रोस्थेटिस यानी बोन कैंसर के लिए, इन सब के लिए निःशुल्क इलाज जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर देखिए इसी चिरंजीवी योजना में जो दुर्घटना बीमा है उसको जो है उसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध जो है वो करवाया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से मेडिकल कॉलेज है, तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के लिए जयपुर में, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एसएन मेडिकल कॉलेज ये जोधपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स नियोनेटोलॉजी और मैटरनिटी ये जेके लोन हॉस्पिटल कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी ये जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर जो है वो स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा कई सारे जो हैं स्वास्थ्य केंद्र भी जो है वो खोले जाएंगे।
फिर देखते हैं कि अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर है ना, आप सोचें कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग बात जो है आ जाए सामने, तो ऐसा कुछ नहीं है। बजट होता है तो आने वाली आगामी सालों की योजनाएं जो है वो बताई जाती हैं, तो वो एकदम फैक्चुअल चीज़ें होती है, वो आपको कुछ नहीं करना है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में जो है वो स्थिर हो जाएंगी। तो आप इसमें ज़्यादा ऐसा मत समझिएगा कि ये तो एकदम रीड आउट कर दिया, क्योंकि समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए सड़क सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, तो वो देखते हैं। तो सड़क सुरक्षा के लिए इस बार जो हमारा रोड सेफ्टी एक्ट है उसको लेकर के आएंगे, और उसमें जो है राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसका गठन करने से देखिए क्या होगा कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं वगैरह जो होती हैं उसके कारणों का पता करना और प्रॉम्प्ट एक्शन लेना संभव हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो CMRIP है, ठीक है, इसके तहत जयपुर के अंदर रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है वो खोला जाएगा। और कई जो रोड्स हैं उनका इन्होंने रेफरेंस दिया है, जिनको कि दुर्घटना रहित सड़क के रूप में जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो तैयार किया जाएगा। कौन कौन सी सड़कें हैं? तो देखिए शाहजहाँपुर से अजमेर, बरबिलाड़ा जोधपुर, और सीकर से बीकानेर, यहाँ तक की जो रोडें हैं, इनको जो सड़क हैं, इनको जो है आपको क्या बनाना है? दुर्घटना रहित सड़क के रूप में बनाना है। फिर देखिए शिक्षा और खेल के अंदर क्या क्या इन्होंने किया है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जो 4000 के लगभग सेकेंडरी विद्यालय हैं, जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो है उसमें प्रमोट किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं, 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है उनको ओपन किया जाएगा। तो पहला शायद मानसरोवर के अंदर ओपन हो भी चुका है। फिर देखिए 400 करोड़ के व्यय से जयपुर के जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है उस पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित कर एजुकेशन हब के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। और देखिए और क्या क्या बताया इसमें, और है इसमें कि जो मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर, उसमें 15 करोड़ की लागत से सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अब प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय, वाचनालय क्या होता है? रीडिंग रूम्स, ठीक है, लाइक एन लाइब्रेरी, जहाँ पर आप न्यूज़पेपर वगैरह जो है वो पढ़ सकते हैं। तो 50-50 लाख की लागत से सावित्रीबाई वाचनालय जो है वो प्रत्येक जिले के अंदर स्थापित करे जाएंगे। फिर उसके अलावा जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ की लागत की राशि एक्सपेंडिचर से जो आवासीय पैरा खेल अकेडमी है उनको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, खेल अकेडमीज जो है वो बनाई जाएंगी। टॉक के अंदर जो है मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा। पूछ सकते हैं देखिए क्वेश्चन के अंदर कि मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, और वाचनालय स्थापित करने के लिए कितने का बजट अलॉट किया गया है। घुमा करके क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आप तो जो है इसको एक बार 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई कितनी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो भी की जाएगी। फिर है जोधपुर में ही 10 करोड़ की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। तो जोधपुर के अंदर काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं, अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। जयपुर और जोधपुर में सबसे ज़्यादा घोषणाएं की गई हैं। देखिए जोधपुर के अंदर यहाँ पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा कि यहाँ पर मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी जो है, उसके अंदर जो सामाजिक समरसता है, ठीक है, जो सद्भाव है, उसके शोध के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहीं बनाया जाएगा। फिर देखिए यहीं पर जो है स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी खोला जा रहा है, और जोधपुर के अंदर ही राजस्थान स्टेट परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। यानी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा काम कहाँ किया जा रहा है? तो जोधपुर के अंदर किया जा रहा है। तो जयपुर में तो देखिए ऑलरेडी है ही, SMS स्टेडियम वगैरह यहाँ पर तो है ही। उसके अलावा जोधपुर को भी एक तरीके से ये लोग हब बनाना चाह रहे हैं। फिर देखिए युवाओं के लिए क्या है, तो देखिए अपने लिए क्या है भाई, रोजगार के लिए है। देखते हैं, तो देखिए उदयपुर हाउस जो है वहाँ पर 500 लड़के और लड़कियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पर जो है भाई मेरे हिसाब से ये जो है एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। फिर देखिए जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर 200-200 करोड़ से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये क्या है? तो ये तो है आपके नॉलेज सर्विस और इनोवेशन हब, जो कि जयपुर, जोधपुर और उसके अलावा कोटा को भी इन्होंने लिया है, यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ये जो आपका नेहरू हॉस्टल है ये कहाँ पर बनेगा? उदयपुर हाउस में बनेगा। फिर देखिए 18वीं राष्ट्रीय ये तो किसी काम की नहीं है। तो ये स्काउट एंड गाइड जो होते हैं उनका जो जुमरी जो है उसका आयोजन जो है रोहाट
रोहटपाली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जुमरी है, जम्बूरी सॉरी, उसका आयोजन जो है रोहटपाली के अंदर किया जाएगा। फिर देखिए बीकानेर, भरतपुर और कोटा में लगभग 75 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र, साइंस सेंटर्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो साइंस सेंटर कहाँ बनाएंगे? स्पोर्ट्स के अंदर तो देखिए सबसे ज़्यादा काम कहाँ हो रहा है? जोधपुर में, ठीक है। और फिर उसके अलावा बचता है साइंस के लिए, तो विज्ञान केंद्र आपके बनाए जाएंगे बीकानेर, भरतपुर और कोटा के अंदर। तो नाम आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर विज्ञान केंद्र बनेंगे? बीकानेर, भरतपुर और कोटा के अंदर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा, ठीक है, BBK। फिर है भर्ती परीक्षाओं में जो चीटिंग हो रही है उसको रोकने के लिए SOG में एंटी चीटिंग सेल जो है वो उसका गठन किया जाएगा। तो अभी तक एंटी चीटिंग जो सेल थी वो थी ही नहीं, तो अब इसका गठन जो है वो किया जाएगा। फिर देखिए तो ऐसा कुछ युवाओं के लिए ऐसा कुछ खास घोषणा है तो इसमें है नहीं। उसके अलावा अगर और चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि युवाओं के लिए जैसे कि है जो है और जो है रोज़गार को लेकर के जो है बातें और होनी चाहिए थी। खैर देखिए आगे और भी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या है। फिर है देखिए औद्योगिक विकास के लिए क्या किया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में क्या क्या चीज़ें की घोषणा की गई है। कहते हैं कि 17 जिलों के अंदर 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जो है वो की जाएगी। उसके अलावा जो ग्रेटर भिवाड़ी है, बोरानाडा जोधपुर में है, वहाँ पर 250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो विकसित किए जाएंगे। तो जोधपुर और जो आपका ये अलवर है, भिवाड़ी अलवर में जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो बाड़मेर में, पचपदरा में आपको पता ही है, वहाँ पर अपनी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, तो वहाँ पर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन क्या है, पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना जो है वो की जाएगी। फिर देखिए आपने CISF का नाम सुना ही होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उसी की तर्ज पर हमारे यहाँ पर राजस्थान सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व पुलिस फोर्स है ना, तो उसी तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल यानी RISF का गठन जो है वो CISF की तर्ज पर जो है वो किया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विसेज फोर्सेस है ना, यही है। तो CISF की तर्ज पर जो है आपका RISF जो है उसकी स्थापना यानी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल जो है उसकी स्थापना इस बार की जाएगी, गठन जो है उसका किया जाएगा। फिर देखते हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर के यानी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के क्या क्या किया गया है। तो देखिए SC/ST विकास कोष के लिए 100 करोड़ की राशि को बढ़ा करके 500 करोड़ जो है वो किया गया है। EWS जो है उनके आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ का EWS का भी जो कोष है वो बनाया गया है। तो 500 करोड़ तो किसके लिए हैं? SC/ST कोष के लिए दिए जा रहे हैं, और 100 करोड़ जो हैं वो आपके EWS के लिए, EWS जो लोग हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए दिए जाएंगे। जो इंदिरा रसोई हैं उनकी संख्याओं को भी बढ़ाया गया है, 1000 कर दी गई है। जो दिव्यांग हैं उनके लिए स्कूटी योजना है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, उसके अंतर्गत 5000 तथा कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या जो है उसको भी बढ़ाया गया है, उसको 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। तो यानी कि अगर आप देखें तो ये जो स्कूटी योजना है या फिर जो कल्याण कोष है उनके अंदर जो है बजट आवंटन को कुल मिलाकर के बढ़ाया गया है। जयपुर जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि भाई दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जामडोली जयपुर के अंदर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर छात्रावास खोले जाएंगे, सावित्रीबाई फुले छात्रावास कहाँ खोले जाएंगे, तो देखिए जैसलमेर में, दौसा में, बिनोय का है अजमेर, फिर टोंक में, बालोतरा में, बाड़मेर और चित्तलवाना सांचौर के अंदर जो है वहाँ पर सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास जो है वो खोले जाएंगे। फिर देखते हैं सड़कों के लिए क्या किया गया है। तो देखिए जयपुर मेट्रो का जो विस्तार है वो किया जाएगा। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि जयपुर मेट्रो का विस्तार बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक फेज़ 1C के तहत, और फेज़ 1D में कहाँ से कहाँ तक, तो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक जो है इसका विस्तार किया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी चौपड़ से लेकर दिल्ली आगरा हाईवे तक ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ तक, और मानसरोवर से जो है 200 फीट बाईपास से अजमेर रोड तक जो है इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो 2 फेज़ और इसमें ऐड किए गए हैं, 1C और 1D। उसके अलावा देखिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क हैं उनके कार्य के लिए 5 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए, ठीक है। सिर्फ सड़कों के लिए जो है आवंटन को जो है वो बढ़ाया गया है, 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ जो है वो कर दिया गया है। फिर देखिए जो आपका बस स्टैंड है, जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है, उसको मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में विकसित करते हुए सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड एवं दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस टर्मिनल्स जो है वो बनाए जाएंगे। ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट सकते हैं आप। फिर जो है
डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड और मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को 10-10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 25-25 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने किया है। ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण के गठन की जो है वो घोषणा की गई है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यही थी कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है सड़क निर्माण के लिए राशि को बढ़ाया गया है और मेट्रो के लिए जो है 2 फेजेस का जो है घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं पेयजल और जल संसाधन के लिए क्या किया गया। तो जो जल जीवन मिशन के तहत, जहां हमने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हर घर में नल का जो कनेक्शन है वो दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो है बजट आवंटन को बढ़ाया गया है और 24 परियोजनाओं को जो है उसके कार्यों को भी जो है वो मंजूरी दी गई है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इतने गाँवों को, इतने लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे, ये डेटा भी आपको याद नहीं रखना। फिर देखिए, इसके अंदर 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य जो हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा। तो ये भी इतना कोई खास है नहीं। और फिर जो है, तो देखिए 1800 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर की जो कोटड़ा तहसील है वहाँ पर बुजा तथा क्या लिखा है, सांडमारिया, क्या है नाम, देखिए कैसे कैसे नाम रखते हैं। तो चक सांडमारिया बांधों का जो निर्माण है उनको करवाने की घोषणा जो है वो इसमें बजट के अंदर की गई है। तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये बुजा और सांडमारिया बांध जो है वो कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर है। तो इनके निर्माण की घोषणा की गई है। पाली और सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति यहाँ से जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर देखते हैं कि ऊर्जा के लिए क्या किया गया है, एनर्जी के लिए क्या किया गया है। तो देखिए, छबड़ा तापीय विद्युत गृह जो है उसका विस्तार किया गया है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना जो है वो की जाएगी। कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना जो है उसका विस्तार किया जाएगा। 800 मेगावाट की तीसरी इकाई जो है यहाँ पर स्थापित की जाएगी। गुड़ा बीकानेर में 950 करोड़ की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना जो है उसको स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। फिर देखिए, वन और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के लिए जो है खास खबरें क्या है। तो आगामी वर्ष में 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। विश्व वानिकी उद्यान झालाना डुंगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में 30 करोड़ की लागत से बॉटनिकल गार्डन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो झालाना डुंगरी जो है हमारे जयपुर में, उसके तर्ज पर जो है जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जो मेन जो आपके ज़िले हैं वहाँ पर जो है बॉटनिकल गार्डन्स जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या किया जाएगा, तो सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। उसके अलावा जूलॉजिकल पार्क और जू है, उनमें वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का संबंध किससे है या इसके अंदर क्या किया जाएगा। तो इसके अंदर जो वन्य जीव हैं उनको गोद लिया जाएगा। ठीक है, जो जू और जूलॉजिकल पार्क में जो जानवर होते हैं उनको, वन्य जीव होते हैं, उनको गोद लिया जाएगा इस स्कीम के तहत। फिर देखिए, ई वेस्ट जो होता है, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो आपका होता है, उसके लिए नई पॉलिसी आई है, ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी। और उसको लाने के साथ ही जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो है उसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जयपुर के अंदर किया जाएगा। फिर देखते हैं कला संस्कृति के लिए क्या खर्च किया गया है। तो देखिए, जो हमारा पर्यटन विकास कोष है उसको 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया गया है। प्रदेश में इंट्रा स्टेट हवाई सेवा पुनः संचालित करने का प्रस्ताव जो है डिमांड व फिजिबिलिटी के आधार पर जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा जो एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम है वो लाई जाएगी ताकि एडवेंचर टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। फिर देखिए, पर्यटन स्थल के लिए 500 पर्यटक मित्र जो है उनकी भर्ती की जाएगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वागड़ टूरिस्ट सर्किट जो है उनको विकसित किया जाएगा। तो ये वागड़ कहाँ है, वागड़ क्षेत्र आप डूंगरपुर बांसवाड़ा को ही कहते हैं। तो वागड़ टूरिस्ट सर्किट जो है वहाँ पर उसका विकास जो है वो किया जाएगा। इसमें मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थूरना, ये देखिए जगहों के नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये जगह कहाँ पर है। तो गलियाकोट, अर्थूरना, त्रिपुर सुंदरी, कटाना, माही, बजाज सागर, कागदी पिकअप, घोटिया अम्बा आदि पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया। तो वागड़ टूरिस्ट सर्किट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा देखिए, गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय, ये बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में और वैदिक गुरुकुल भी जो है वो यहीं पर स्थापित किए जाएंगे। लोक कलाकारों को दिए जाने वाले जो मानदेय है, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको जो भत्ता मिलता है उसको 25% और इंक्रीज़ किया गया है। ये तो अच्छा किया उन लोगों के लिए।
फिर देखिए कानून व्यवस्था के लिए क्या किया गया है, तो 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर ही अभय कमांड सेंटर डायल 100 डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट जो है वो गठित की जाएगी। उसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों के अंदर अब क्या होंगे, साइबर पुलिस स्टेशन होंगे। फिर आगामी वर्ष में पोखरण यानी जैसलमेर, हिंडौन, करौली और कामा भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो है वो खोले जाने की घोषणा की गई है। फिर है राजस्थान जो उच्च न्यायालय है जोधपुर के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का निर्माण जो है वो करवाया जाएगा। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा खास इसके अंदर है नहीं। फिर है उसके अलावा सुशासन के लिए क्या किया गया है, ठीक है, ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या किया गया है। ई गवर्नेंस हम समझते हैं कि भाई जितनी भी सरकारी काम होते हैं उनके अंदर पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की आधी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। अगर वो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाए, ठीक है, फेसलेस कर दी जाए, वहाँ जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े, तो वहाँ और भी ज़्यादा क्या करप्शन के चांस कम होंगे और आपके लिए जो है पारदर्शिता बढ़ेगी। तो वो ई गवर्नेंस सेक्टर में आ जाता है। तो देखिए ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्निक कहते हैं उसके उपयोग से विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये ब्लॉकचेन क्या होता है, आपने क्रिप्टो करेंसी पढ़ा होगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये टर्म बहुत यूज़ होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि हर चीज़ की एक सेपरेट लेजर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा होता है, डेटा का जो डेटा लॉस का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो हमारी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को तो अभी तक लीगलाइज नहीं किया है, लेकिन जो उसके अंदर यूज़ होने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर लिया है, ताकि जो सर्वर है, जो हमारे जितने भी डेटा का जो सर्वर होता है उसको सेफ रखा जा सके। जो हमारे यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं जो डेटा है, डेटा को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके लिए यहाँ ई गवर्नेंस में क्या कहा गया है कि ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसकी स्थापना की जाएगी। उसके अलावा देखिए डिजिटल वेरिफिकेशन पर आधारित ऑटो अप्रूवल डीम्ड अप्रूवल प्रणाली को बाध्यकारी करने के लिए राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है वो लाया जाएगा। कौन सा एक्ट लाया जाएगा, राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होगा कि जो भी डिजिटल वेरिफिकेशन या जो ऑटोमेटिक अप्रूवल्स जो होते हैं उनको अब क्या कर दिया जाएगा, कंपलसरी या बाध्यकारी जो है वो कर दिया जाएगा। फिर देखिए प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए क्या किया गया है, तो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जो है उसका भवन जयपुर में तथा नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जमवारामगढ़ जयपुर में जो है उसका निर्माण प्रस्तावित है। उसके अलावा देखिए जो नगर पालिका कोटपुतली जयपुर और कुचामन सिटी जो है नागौर को नगर परिषद के अंदर क्रमोन्नत जो है वो किया जाएगा, ठीक है। नगर पालिका से इनको क्या बना दिया जाएगा, नगर परिषद। फिर सैनिक कल्याण भवन का निर्माण भी जो है वो किया जाएगा, कहाँ पर करेंगे, जयपुर में। रोडवेज, आरटीडीसी सहित सभी ऐसी संस्थाओं के कार्मिकों को आगामी वर्ष से 7वें वेतनमान देने की घोषणा जो है वो की गई है। फिर देखिए समस्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना जो है उसको लागू किया जाएगा, पूर्व पेंशन योजना जो है उसको भी लागू किया जाएगा। तो 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात जो नियुक्त हुए हैं उन्हीं को जो है इसका लाभ जो है वो मिलेगा। और जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और ये सब हैं इनके मानदेय के अंदर जो है वृद्धि की गई है, 20% की वृद्धि जो है इनके मानदेय में की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी हैं, मिड डे मील कुक हैं, ठीक है, ग्राम रोजगार सहायक हैं, इन सबके जो है वेतन जो है वो बढ़ाए जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी आरंभ से ही इस कोविड सहायता का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। कोरोना ड्यूटी कर रहे अधिस्वीकृत पत्रकारों का जो निधन होने पर उनके लिए जो है 50 लाख की सहायता देने का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो ये तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये ऊपर वाली जो चीज़ थी वो इम्पॉर्टेंट थी कि भाई उनके मानदेय में वृद्धि है और जो पेंशन स्कीम है उसको भी आगे बढ़ाया गया है। फिर देखिए बजट के कर प्रस्ताव और अन्य प्रमुख घोषणाएं क्या क्या है, कर के अंदर क्या क्या घोषणाएं इन्होंने की है, टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या किए हैं, ठीक है, ये आपके RS मेंस में पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है, यानी कि इसको जो है उद्योग का दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। फिर देखिए रिप्स 2010 और रिप्स 2014 का लाभ ले रही इकाइयाँ जिनके लाभ लेने की अवधि 31 मार्च 2022 तक शेष हैं, इसकी अवधि को और 1 वर्ष के लिए जो है वो बढ़ाया गया है। फिर है जो MSME उद्योग हैं, उद्यमी हैं, उनको संबल प्रदान करने के लिए
जो उद्यम हैं उनको 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए स्वीकृतियां और निरीक्षण से जो है वो मुक्त कर दिया गया है। जो एमएसएमई उद्योग है उनको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, 3 साल की बजाय 5 साल के लिए उनको जितनी भी स्वीकृतियां जो वो लोग लेते हैं, जो निरीक्षण के लिए वहाँ पर सरकारी जो ऑफिसर्स वगैरह जाते हैं, उनसे उनको मुक्त कर दिया गया है। फिर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि को श्वेत श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम एवं बृहत उद्योगों के लिए भूमि रूपांतरण शुल्क में संपूर्ण छूट जो है वो दी गई है। यानी कि गाँव के अंदर जो कृषि भूमि होती है उसको अगर एग्रीकल्चरल लैंड को अगर वो लोग चेंज करना चाहते हैं उद्योगों के लिए, तो भूमि रूपांतरण के लिए शुल्क में जो वहाँ पर टैक्स लगता है उसमें उनको पूरी तरीके से छूट जो है वो दी गई है। दिव्यांगजनों द्वारा क्रय किए जाने वाले 10 लाख तक के 4 पहिया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाहन और 2 पहिया वाहनों और 3 पहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में भी छूट जो है वो दिव्यांगजनों को दी गई है। फिर देखिए, 100 वर्ग गज तक के निर्मित या रिक्त आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट जो है वो दी जाएगी। 50 वर्ग गज तक अगर निर्मित होता है तो उसमें भी 1% तक की छूट जो है वो दी जाएगी। पुत्री या पुत्रवधू या पत्नी के पक्ष में गिफ्ट डीड के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी जो है वो माफ की जाएगी। फिर राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों द्वारा अचल संपत्ति के क्रय के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी 6% से घटाकर 5% कर दी गई है। पंजीयन शुल्क 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है। फिर देखिए, आपने गुरुचरण छाबड़ा जी का नाम सुना होगा। उन्होंने जो है ये जो शराबबंदी है उसके लिए उन्होंने जो है जो अनशन है वो किया था और उसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उनकी स्मृति में जन जागरूकता अभियान के लिए जो है 5 करोड़ से उसका बजट बढ़ा करके 10 करोड़ किया गया है। फिर देखिए, जो है वाणिज्यिक कर मुख्यालय पर टैक्स फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट सेंटर जो है वो भी स्थापित किया जाएगा। तो ये थी इसके अंदर जो है कुछ टैक्स सपोर्ट की बातें, और आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें है। फिर देखिए, ये योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कृषि आधारित आपके एमएसएमई होंगी उनकी स्थापना और विस्तार के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ब्याज और सब्सिडी 8% से बढ़ाकर 9% जो है वो की गई है। और जो मंडी शुल्क है, आवंटन शुल्क है आदि की ब्याज माफ़ी योजना भी जो है वो उन्होंने 2022 तक बढ़ा दी है। फिर उसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो ई वे बिल है, ठीक है, शहर के भीतर माल परिवहन पर ई वे बिल की अनिवार्यता से छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2 लाख रुपए कर दी गई है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 जो है वो भी लाई जाएगी, ताकि इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। और उसके अलावा जो है जो प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी किट है, रेट्रोफिटमेंट है, उसको कराए जाने वाले वाहनों पर जो है 50% की जो है उनको छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आप सीएनजी फिट करवा लेते हैं तो उसमें आपको 50% की जो है वो छूट दी जाएगी। अब देखते हैं कृषि बजट जो अलग से इस बार निकाला गया है उसके अंदर क्या क्या विशेष घोषणाएं हैं। तो देखिए, इस बार वाला जो कृषि बजट है उसके अंदर ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये पहला पृथक जो है कृषि बजट है। इसमें देखिए, जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जो है उसमें जो उसकी सीमा है, खर्च सीमा है, उसको 2000 करोड़ से बढ़ा करके 5000 करोड़ किया गया है। और इसके अंदर 11 मिशन आते हैं। जो कृषक साथी योजना है उसके अंदर 11 मिशन आते हैं, जैसे कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जैविक खेती मिशन, वितरण मिशन, बीज उत्पादन और वितरण मिशन, उसके अलावा राजस्थान संरक्षित खेती मिशन आदि आदि। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको बढ़ाया इसके अंदर गया है, बजट अलॉटमेंट को इंक्रीज़ किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आगामी वर्ष में 2700 करोड़ की लागत से जो है आपके सूक्ष्म जो सिंचाई है उसके ऊपर जो है खर्च को भी बढ़ाया गया है। और यहाँ पर देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन, यानी सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संभागीय स्तर पर जो है वो बनाए जाएंगे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो आप जानते हैं, जीरो बजट का मतलब क्या है कि अगर कृषि की जो लागतें होती है, जैसे कि हम फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, उनको कम करना, जीरो के स्तर पर लेकर के आना, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन जो है वो शुरू किया है। 600 करोड़ के प्रावधान वाले इस मिशन के तहत जैविक खेती के लिए 3,80,000 हेक्टेयर की जो क्षेत्र है, भूमि है, उसको अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर देखिए, ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड जो है उसकी स्थापना की जाएगी। और जो लघु और सीमांत किसान हैं, 12 लाख तक के जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनको प्रमुख फसलों को प्रमाणित किस्मों के बीज के लिए मिनी किट जो है, उसके लिए जो मिनी किट होते हैं वो निःशुल्क उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य को मिलेट हब के रूप में जो है वो बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और इसके उद्देश्य से राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन जो है उसको जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा।
मिलेट्स की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए 40 करोड़ के अनुदान की घोषणा जो है वो की गई है। जोधपुर के अंदर जो है कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपसे पूछ ले कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मिलेट्स के लिए वो जो है कहाँ पर बनाया जाएगा, जो जोधपुर के अंदर जो है उसकी स्थापना की जाएगी। फिर देखिए, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के तहत 2 वर्ष में 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेडेड हाउस, लो टनल की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो किया जाएगा। जो मसाले की फसलें होती है उनको बढ़ावा देने के लिए भी जो है भूमि का अलॉटमेंट किया गया है। फिर देखिए, फसल सुरक्षा मिशन जो है, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ की मीटर तारबंदी और 100 करोड़ का अनुदान देने का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार के लिए हरी खाद के उपयोग और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन जो है उसकी भी शुरुआत की गई है। और फिर जो है, क्योंकि आप देखिए क्षारीय भूमि होती है तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए भी जो है प्रावधान जो है सरकार के द्वारा किया गया है। फिर देखिए, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन जो है उसको प्रारंभ किया गया है। ये किन के लिए है, तो कृषि कार्यों में जो भूमिहीन किसान लगे हुए रहते हैं, श्रमिक लगे हुए रहते हैं, उनके कल्याण के लिए इसको चलाया जाएगा। और कृषि के यांत्रिकरण, यानी कि कृषि में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे हो, उसके लिए राजस्थान कृषि तकनीक मिशन जो है उसको प्रारंभ किया जाएगा। जिसके तहत जो देखिए आपके जो महंगे यंत्र होते हैं, मशीन्स होती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, तो इनके लिए जो है कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, यानी कि भाड़े पर भी जो है इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर जो है IT और मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम को लागू किया जाएगा। जो कृषि उत्पादन संगठन FPOs होते हैं और कस्टम हायरिंग केंद्र होते हैं, तो उनको जो है 1000 ड्रोन जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि कृषि के अंदर जो है ये इसको आगे यूज़ कर सकें। खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अगर बात करें तो लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, और अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरे के लिए झालावाड़ और भीलवाड़ा, टमाटर और आंवले के लिए जयपुर, और सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो स्थापित की जाएंगी। जोधपुर संभाग के अंदर बात करें तो जीरा और इसबगोल के निर्यात आधारित प्रथम जो है वो प्रसंस्करण इकाइयाँ जो है वहाँ पर स्थापित की जाएगी। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। भरतपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जो है वो बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर कहाँ बनाया जाएगा, भरतपुर के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60% अनुदान जो है वो इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये देखिए, किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें जो है इसके अंदर सरकार के द्वारा घोषणाएं जो है वो की गई हैं। अब देखिए, जो कृषि ऋण है उसका भी इन्होंने लक्ष्य बताया है कि भाई कृषि ऋण कितना दिया जाएगा। तो आगामी वर्ष के अंदर ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत 20,000 करोड़ की राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य जो है वो किया गया है। और अकृषि क्षेत्र में भी 1 लाख परिवारों को 2,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण वितरित जो है वो किए जाएंगे। फिर सिंचाई के लिए देखते हैं क्या किया गया है। तो राजस्थान इरिगेशन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम जो है उसको प्रारंभ किया गया है। तो 12 जिलों के अंदर जो है काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र और वितरिकाओं के लिए उसके जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है उसमें आगामी वर्ष में नवनेरा, लवा, बिसलपुर, ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज और इन सब के लिए जो है वो कार्य किया जाएगा। पूर्वी नहर जो परियोजना है उसके लिए आपके एक जो सेपरेट कॉरपोरेशन है उसका गठन भी जो है वो किया जाएगा। ये मैं कल बता रही थी आपको कि जो राजस्थान का जो है ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, इसको नेशनल प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है वो जो है प्रयास चल रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। फिर देखिए, राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया, इसके लिए भी जो है इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर को जो है उसके कार्यों के अंदर जो है वो उसका जीर्णोद्धार जो है वो करवाया जाएगा। तो ये था सिंचाई को लेकर के ये क्या क्या कार्य जो है यहाँ पर किए जाएंगे। फिर देखते हैं कृषि भंडारण के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो देखिए, कृषि भंडारण के लिए सिंपल सी बात है कि एग्रो फूड पार्क्स वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 11 मिनी फूड पार्क जो है वो बनाएंगे। कहाँ कहाँ पे, करावन जो कि झालावाड़ में है, मांडल भीलवाड़ा में, खटौटी ये भरतपुर में है, फिर है कोटा, सोनवा और ये टोंक के अंदर है, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर तथा उदयपुर जिलों के अंदर जो है क्या बनाए जाएंगे, मिनी फूड पार्क जो है वो बनाए जाएंगे। राज्य में इसबगोल, जीरा, धनिया, फसल, सब्जी इन सब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग एंड एनालिसिस के लिए 12 करोड़ की लागत से कोटा और जोधपुर में फाइटोसैनिटरी लैब जो है उनकी स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइटोसैनिटरी लैब कहाँ बनेंगे, तो जोधपुर और कोटा के अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू की टेस्टिंग के लिए जो है ये लैब्स बनाए जाएंगे। टोंक के अंदर देखिए बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट्स इंटीग्रेटेड लैब जो है वो स्थापित किए जाएंगे। मुझे पता है अब तक जो है आपका जो है एकदम
बोरिंग का स्तर जो है और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वन लाइनर फैक्ट्स हैं और आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। वन लाइनर इनमें चीज़ें हैं। आप ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है आपको, कि कहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है, कहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है, या कहाँ किसी नई चीज़ की इन्होंने घोषणा की है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो आपको याद रखना है। अब बजट आवंटन कितना हुआ ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ना वो आपको याद रहेगा, तो इसलिए आपको उसको याद नहीं रखना है। फिर देखिए आगे क्या कहता है, जो बीकमपुर है और चामू है और मंडरायल है, वहाँ पर जो है गौण मंडी जो है वो स्थापित की जाएगी। और गौण मंडी सायला में अनार मंडी, भोपालगढ़, जोधपुर एवं रेवदर सिरोही में कृषि मंडियों की स्थापना की जाएगी। बिलाड़ा जोधपुर की जो कृषि मंडी को सौंफ जींस की विशिष्ट मंडी जो है वो घोषित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कृषि के लिए की गई है। फिर देखिए अभी तो कृषि खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी बहुत सारी संस्थागत चीज़ें भी देखने को हमको मिलेगी, कि जो है इतने सारी जगहों पे ये आप देख ही रहे हैं, ओसियाँ हैं, आपका जो है मंडावा है, केशवाना है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल कॉलेजेस जो है वो खोले जाएंगे, कृषि महाविद्यालय। फिर देखिए जो उनियारा टोंक है वहाँ का एक स्थान है देवली, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो खोला जाएगा। देखिए विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो आपको पढ़ाया था मैंने, कोटा, भरतपुर और बीकानेर। और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ पर खोले जा रहे हैं, तो ये आपके देवली टोंक के अंदर जो है वो खोला जाएगा। नाथ द्वारा राजसमंद में जो है पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो खोला जाएगा। तो ये कुछ घोषणाएं, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि कहाँ पर किस चीज़ की घोषणा की गई है। फिर देखते हैं डेयरी पालन में, डेयरी और दुग्ध और पशुपालन के अंदर क्या क्या किया गया है। तो यहाँ देखिए राजसमंद जो है, राजसमंद के अंदर 30 करोड़ की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट को 10 करोड़ की लागत से उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रदेश में जो राज्य पशु है हमारा ऊँट, उसके पालन, संरक्षण और विकास के लिए ऊँट संरक्षण और विकास नीति जो है वो लागू किया जाना प्रस्तावित है। उसके अलावा जो आपके जो ब्लॉक स्तर होता है, पंचायत स्तर होता है, वहाँ पर जो संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय हैं, ब्लॉक वेटेनरी हेल्थ ऑफिसेज हैं एवं प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाएँ हैं, उनकी स्थापना जो है वो की जाएगी। फिर है मलसीसर, मंडावा, झुंझुनू में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाएंगे। राजकीय पशु चिकित्सालय और कुचामन सिटी, नागौर को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत जो है वो किया जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बाकी आप पढ़ना चाहें तो भले ही अच्छी बात है कि जैसे पशु आहार है तो उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए टेस्टिंग लैब वगैरह जो है स्थापित किए जाएंगे। क्योंकि देखिए आप जो है जैसे अगर आप RS मेंस की तैयारी करते हैं और आपसे कृषि के अंदर कुछ पूछा जाता है तो आप उनको ये सारे बिंदु जो है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका प्रीलिम्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं, इतना इंपॉर्टेंटली कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि अभी ये है तो इनको क्रमोन्नत किया गया, ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। फिर है वर्क फ्रॉम होम के लिए क्या किया गया है, तो देखिए महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम एंड जॉब वर्क योजना प्रारंभ की गई है। इसमें आगामी जो वर्ष है उसमें 20,000 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा और इस पर भी 100 करोड़ रुपए का व्यय सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, इसमें जो बेघर है, वृद्धजन है, कामकाजी महिलाएं हैं, ठीक है, और जो असहाय व्यक्ति हैं, निराश्रित हैं, उनको आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपना घर संस्थान की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना जो है वो लागू की जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसको पहले जो है जैसे कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बारां जिले में प्रारंभ किया गया था, लेकिन अब ये पूरे राज्य के अंदर जो है वो लागू की जाएगी। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, इसके अंतर्गत प्रदेश के संभाग मुख्यालयों जैसे कि जोधपुर है, बीकानेर है, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा वगैरह है, इनके समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में 1500 करोड़ के प्रावधान से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना जो है उसको लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 4 शहरी क्षेत्रों जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है वो सम्मिलित किया था। ये आपको याद है, केंद्र सरकार के द्वारा जब स्मार्ट सिटी मिशन जारी किया गया था तो उसमें हमारे 4 शहर शामिल थे। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। फिर देखिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, तो इसमें क्या है कि प्रदेश के दुर्गम जो स्थल हैं, दूरस्थ पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर आधारभूत संरचना ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना जो है उसको लागू किया जाएगा। और उसके अलावा देखिए क्या है इंपॉर्टेंट बात, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत क्या है कि 1.33 करोड़ जो लोग हैं, चिरंजीवी परिवार हैं, उनकी महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये चिरंजीवी डिजिटल सेवा योजना के तहत है कि भाई जो है 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को जो है वहाँ के महिला मुखिया जो हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। फिर देखिए दुग्ध उत्पादक जो लोग हैं उनको जो है योजना के अंतर्गत 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान को बढ़ा करके 5 रुपये लीटर जो है वो दिया जाएगा। और इस योजना को वर्ष 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ किया जाएगा, किंतु बाद में इसे बंद कर दिया गया था। 1 फरवरी 2019 को ये योजना पुनरारंभ जो है वो की गई थी। जो दुग्ध उत्पादन वाले केंद्र हैं उनको 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 5 रुपये प्रति लीटर जो अनुदान है वो दिया जाएगा। अब हम जो है बजट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो है उनको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और देखिए कुछ चीज़ें जो है बजट के अंदर इंक्लूड नहीं की गई हैं वो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडेड मिलेंगी। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ है कि राज्य का पहला जेंडर आधारित जो बजट था उसको कब प्रस्तुत किया गया। तो जेंडर आधारित बजट जो है 2012-13 के अंदर सबसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था। फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है आपको। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस योजना को लागू करने से राजस्थान सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराएगा, यूनिवर्सल जो स्वास्थ्य है वो उपलब्ध कराएगा और उसमें अग्रणी राज्य बनाए। तो ये तो हाँ है, सही बात है इसके अंदर। फिर देखिए कि यहाँ पर जो है इसमें चिरंजीवी योजना प्रति परिवार 5 लाख से बीमा राशि को 10 लाख किया गया, ये भी सही है। जिला कलेक्टर किसी व्यक्ति का चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी उसे निःशुल्क उपचार के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकता है, ये बात भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है कि इस योजना में करीब 2 करोड़ परिवार जुड़ सके हैं, इससे ज़्यादा परिवारों को इसके अंदर कवरेज मिला है। तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। फिर हमने जो फर्स्ट पेज के अंदर पढ़ा था कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो ओपन किए जा रहे हैं। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड एपिथेमोलॉजी ये आपका जयपुर के अंदर जो है इसको ओपन किया जाएगा। तो इसका उत्तर होना चाहिए ये देखिए ये वाला, ये जयपुर में। और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो है उसको कहाँ पर जो है ओपन किया जाएगा। तो इसका उत्तर जो है आपका, तो इसका उत्तर है आपका सी, यानी ए का है आपका जो न्यूरो साइंसेज है वो तो आपका जयपुर में, ठीक है। न्यूरो साइंसेज जो है वो तो है आपका जयपुर के अंदर। और उसके अलावा जो आपका मैं गलत बोल दिया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है यहाँ पर, तो ये तो है आपका जोधपुर के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो न्यूरोनेटाल और मैटरनिटी वाला जो है ये है आपका ये है आपका जेके लोन हॉस्पिटल कोटा के अंदर, ठीक है। और ये जो पेडियाट्रिक्स वाला है ये है आपका कहाँ पर, अजमेर के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो पेज था उस पर से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। फिर देखिए मुख्यमंत्री पुनर्वास जो गृह योजना है उनमें किन को लाभान्वित जो है वो किया जाएगा, ये भी हमने लास्ट वाले पेज पे ही पढ़ा था। तो उसके अंदर जो है आपके जितने भी बेघर लोग थे, कामकाजी लोग थे, कामकाजी महिलाएं थी, वृद्धजन थे, निराश्रित असहाय जो लोग थे, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि सारे ही इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका आंसर क्या होगा, सी। फिर देखते हैं सड़क सुरक्षा के संबंध में बजट में निम्न में से कौन सी घोषणा नहीं की गई है। तो देखिए कौन सी घोषणा नहीं की गई है, तो रोड सेफ्टी एक्ट लाया गया है, हाँ बिल्कुल लाया गया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कि जो है राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, ये बिल्कुल किया जाएगा। HCM रीपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। कोटा से जयपुर तक के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित जो है वो सड़क के विकास में घोषित किया जाएगा, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। जो सड़क दुर्घटना रहित थी उनके अंदर 4 सड़कें थी, तो वो उसके अंदर कोटा से जयपुर वाली सड़क नहीं थी। फिर देखिए जो पैरा खिलाड़ी हैं उनके लिए बजट में क्या घोषणा की गई है। तो जो पैरा खिलाड़ी हैं उनके लिए जयपुर व जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकेडमी जो है वो स्थापित की जाएंगी, तो ये चीज़ इसकी बिल्कुल सही है। और प्रत्येक पैरा खिलाड़ी अकेडमी पर 20 करोड़ खर्च करेंगे, ये भी सही है। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटित की जाएगी, ये भी इसके अंदर बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन है सी। फिर देखिए कि यहाँ पर जो है इनको फिर से आपको जो है यहाँ पर मिलान करना है कि भाई जो है, तो देखिए इसके अंदर जो है SMS, ये जो है आपका कहाँ गया, SMS स्टेडियम जयपुर जो है उसको आपको राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन सेंटर के रूप में जो है वो बनाया जाएगा। 84 डूंगरी जो है यहाँ पर खेल छात्रावास बनेगा। महाराणा प्रताप खेल गांव जो है वहाँ पर जो है आपके सिंथेटिक अकेडमी बनेगी। और राजगढ़ चूरू के अंदर जो है आपकी कबड्डी अकेडमी जो है वो बनाई जाएगी। तो ये इसकी चीज़ें थी। फिर उसके बाद में देखिए कि जो इसको भी सम्मिलित करना है आपको, तो देखिए ये जो है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल जो है इसको बनाया जाएगा नई दिल्ली में। जयपुर के अंदर जो है आपका राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाया जाएगा। और विज्ञान केंद्र जो है कोटा के अंदर, वो हमने पढ़ाई था BB के,
और उसके अलावा बोरानाडा जोधपुर के अंदर मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसको बनाया जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना के संबंध में क्या क्या बातें की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो है हालांकि ये चारों स्टेटमेंट सही है कि पचपदरा बाड़मेर में स्थापना करेंगे, 1000 करोड़ का व्यय होगा, 1,40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को क्या लिखा है इसमें जो है अंतर्गत जो है वो लाभान्वित किया जाएगा। स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को, ये क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद कुछ। फिर देखिए बेघर उत्थान तथा पुनर्वास नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए कि जो बेघर लोग हैं उनको प्रति माह एक निश्चित रकम दी जाएगी, ये ऐसा प्रावधान जो है बजट में नहीं किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित जो कथन है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर जो है कौन सा कथन सही है ये आपको इसके अंदर जो है वो बताना है। तो इसमें जो देखिए यहाँ पर है कि यह योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ही लागू होगी, ऐसी कोई बात जो है वो उसके अंदर नहीं की गई है। सभी शहरों के लिए उसने कहा है, तो इसका उत्तर हो जाता है यहाँ पर सी। फिर देखिए शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है। तो इंपॉर्टेंट था भी और हमने बता भी दिया है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंदर दिवसों को बढ़ाकर 125 दिन जो है वो कर दिया गया है। फिर देखिए दुर्घटना होने पर परिवार को संबल देने के लिए कौन सी योजना जो है उन्होंने जो है स्टार्ट की है। तो यह है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा किस मेडिकल कॉलेज में जो है वो उपलब्ध जो है वो कराई जाएगी। तो ये मेडिकल कॉलेज जयपुर में उपलब्ध कराई जाएगी। किन जिलों के अंदर नए मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है जयपुर, अजमेर, जोधपुर तीनों में ही बनाए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका जो है एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर जो है वो किया जाएगा। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला जाएगा। तो ये आपके जयपुर के अंदर खोला जाएगा। एजुकेशन हब कहाँ पर विकसित किए जाएंगे। तो ये आपके जो है जयपुर के अंदर विकसित किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना जो है वो कहाँ पर की जाएगी। तो ये आपके मौलाना आज़ाद, ये हमने पढ़ाई था ठीक है। फिर है आवासीय पैरा खेल एकेडमी जो है उसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर की जाएगी। तो ये आपके जयपुर और जोधपुर के अंदर की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है वो आपके पाली के अंदर जो है वो किया जाएगा ठीक है। उसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर है इनलैंड ड्राई पोर्ट, इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर की जाएगी। तो इसकी स्थापना जो है आपके जोधपुर के अंदर की जाएगी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर की जाएगी। तो ये जामडोली जयपुर के अंदर जो है वो की जाएगी। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना को किन संभागों में आरंभ किया जाएगा। तो सभी संभागों के अंदर जो है इसको आरंभ किया जाएगा। विकास प्राधिकरण का गठन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका गठन जो है आपका उदयपुर और कोटा के अंदर किया जाएगा। फिर वैदिक गुरुकुल की स्थापना जो है वो कहाँ पर की जाएगी। तो ये हमने पढ़ाई था, बांसवाड़ा के अंदर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय वहाँ पर की जाएगी। सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जो है वो कहाँ पर बनाया जाना जो है वो प्रस्तावित है। तो ये भी जयपुर के अंदर ही बनाया जाएगा। फिर है पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कौन सी योजना जो है उसको स्टार्ट किया गया है। तो यह मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। फिर है राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण किया जाना कहाँ पर प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित है आपका सवाई माधोपुर में। तो ये होती है फ्रेंड्स आपके जितना भी जो बजट वाला जो चीज़ें हैं उसकी बारे में क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे जो आपका कृषि बजट है उसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस जो है यहाँ पर दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो देखिए पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया, 2022-23 में प्रस्तुत किया गया है, ये तो नो डाउट आप सभी को पता है। फिर है कृषि संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए कुल कितने मिशन जो है वो बनाए गए हैं। तो यहाँ देखिए कुल 11 मिशन आपने पढ़ा था उस योजना में, 11 मिशन जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड किए गए हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए तो बहुत पहले ही कर दी गई थी। इसकी घोषणा जो है जो पुराना आपका 2019 का बजट था तभी इसकी घोषणा कर दी गई थी। फिर है कृषि कार्यों में भूमिहीन कृषकों या भूमि श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए कौन सा मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। देखिए राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन जो है वो इन कृषि श्रमिकों के लिए स्टार्ट किया गया है। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, ये तो आप बता सकते हैं, ये तो अभी हमने पढ़ा था। इसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो भरतपुर के अंदर की गई है। बेड़ा का नाका इसे ही पढ़ा मैंने। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है या वहाँ पर स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं। तो 36 का आंसर है खैरवाड़ा उदयपुर।
फिर है इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर का जीर्णोद्धार है, का रिकंस्ट्रक्शन है, किस योजना में जो है वो करवाया जाएगा। तो देखिए इसका जीर्णोद्धार जो है आपका राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत जो है इसका जो जीर्णोद्धार है वो करवाया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि बायो पेस्टिसाइड लैब जो है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये टोंक के अंदर जो है वो स्थापित की जाएगी। सौंफ जींस की विशिष्ट मंडी किस कृषि मंडी को जो है वो घोषित किया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिलाड़ा जोधपुर वाली जो मंडी है उसको किया जाएगा। किस पशु के पालन संरक्षण और समग्र विकास के लिए संरक्षण और विकास नीति जारी की गई है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये है ऊँट। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो आर्थिक समीक्षा इसके अंदर नहीं दी है, लेकिन क्वेश्चंस इसके अंदर बराबर दिए हुए हैं, तो इनको हम पढ़ लेते हैं और कुछ नॉलेज हमको इसमें आर्थिक समीक्षा के भी जो है इसके द्वारा हो जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि 2021 और 22 में प्रचलित मूल्यों पर, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितना रहा है, ठीक है। तो ये है इसका उत्तर है 11,96,137 करोड़। तो इसको तो याद करने वाली चीज़ थी। फिर देखिए ये है क्षेत्र आपके कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, और यहाँ पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन जो है आपका, उसमें स्थिर कीमतों पर जो है क्षेत्रवार योगदान जो है वो कितना है, ठीक है। तो GVA जो है उसके अंदर योगदान कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जो कृषि क्षेत्र है आपका, तो कृषि क्षेत्र जो है उसका जो योगदान है वो आपका है 28%। सेवाएं जो है उसका योगदान जो है वो यहाँ पर है कितना, 44%। और जो आपका उद्योग है उसका परसेंट है 26%। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका हुआ, सेवाओं का सबसे ज़्यादा 44%, कृषि का उसके बाद में, और उद्योग का सबसे लास्ट में। फिर है वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर 2011-12 एवं प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्रमशः कितनी है। स्थिर और प्रचलित दोनों मूल्यों पर इन्होंने क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति आय पूछी है, तो वो कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है आपकी 81,231, ये तो आपकी है स्थिर कीमतों पर, और जो है आपका 1,35,218 रुपये जो है ये आपके किस पर है, जो है आपके प्रचलित मूल्यों पर है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ सूचकांक है, उनका आधार वर्ष आपको बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है RPSC का, इस पे से क्वेश्चन वो पूछ लेती है। तो देखिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये आपका जो है इसका आधार वर्ष जो है वो 2016 है, और औद्योगिक मूल्य उत्पादन सूचकांक जो है उसका आधार वर्ष जो है आपका 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक 1999 से 2000 है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान की कार्य भागीदारी दर क्रमशः कितनी रही है। तो देखिए ये जो है आपकी 39.8% और 43.6% रही है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP निवेश के अवसर उपलब्ध करवाता है। तो किनको निवेश के अवसर जो है उपलब्ध करवाता है, तो ये है आपका जो है यहाँ पर घरेलू और विदेशी जो दोनों कंपनी हैं उनको ये जो है निवेश के अवसर उपलब्ध करवाता है। फिर अटल भूजल योजना से जुड़े निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए इसका उद्देश्य जो है भूजल के घटते स्तर को रोकना और इसको बेहतर बनाना है, बिल्कुल सही। इसको 2020 में 1 अप्रैल को शुरू किया, ये भी सही। इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50% है, ये भी सही है। योजना में राज्य के 17 जिलों और 1144 जो गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट इसके अंदर जो है वो सही है। उसके अलावा क्या है कि 2020-21 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 3 वस्तुएं जो है वो कौन सी हैं, तो वो हमको देख लेनी है यहाँ पर। तो वो है आपकी इंजीनियरिंग वस्तुएं, हस्तशिल्प और कपड़ा। कौन कौन सी वस्तुएं, इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प और कपड़ा। फिर है यहाँ पर कुछ दरें हैं, न्यूनतम मजदूरी दर, ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो इसको हम तो देखना है कि भाई कौन कौन सी जो दरें हैं उसमें बदलाव किया गया है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि अकुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए है 252 रुपये, अर्धकुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए है 264 रुपीज़, यानी कि पूरा अपने सीक्वेंस में है। कुशल श्रमिक के लिए 278 है, और उच्च कुशल श्रमिक के लिए 326 रुपीज़। तो ये अभी इनके अंदर इंक्रीज़ किया गया है, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना से जुड़े हुए जो कथन है उन पे आपको विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह जो योजना है कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना की स्थिति में जो है वो सहायता करती है, बिल्कुल सही। इस योजना में दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतिहर मजदूर और क्या लिखा है, हमालों को वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके अलावा देखिए दिसंबर 2021 तक राजस्थान की विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है।
तो ये तो भाई बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये क्षमता जो है यहाँ पर आंसर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ 23,321.40 मेगावाट है। प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 की शुरुआत कब से की गई है? तो यहाँ देखिए इसकी शुरुआत जो है आपके 2 अक्टूबर 2021 से जो है वो की गई है। भारत की जनगणना में शहरी आवासों को उनकी स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इनमें राजस्थान के अधिकांश जो आवासीय हैं वो कौन सी श्रेणी के अंदर जो है वो आते हैं? तो वो हम जो है अच्छी श्रेणी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर है जो पोर्टल्स है उनका कब शुरुआत की गई है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए जन सूचना पोर्टल जो है उसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 से की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना उसकी शुरुआत जो है आपके मुख्यमंत्री कहाँ गया, गलत कर दिया मैंने, ये है जो जन सूचना पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई है 1 फरवरी 2019 से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 13 सितंबर से स्टार्ट की गई थी, ये भी 2019 की है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसकी शुरुआत जो है आपके 20 नवंबर 2016 से की गई थी। और चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई है। तो हालांकि अगर हम इसको देखें तो इससे लेकिन उत्तर निकलेगा नहीं, ठीक है, और योजनाओं के बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर निम्न में से कौन सी राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है जो नहीं है? तो ये मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये कोई फ्लैगशिप योजना नहीं है। फिर राज्य में कृषि गणना के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या जो है वो कितनी है? तो यहाँ देखिए ये जो संख्या है वो है 76.55 लाख रुपीज़, सॉरी रुपीज़ नहीं, 76.55 लाख, ये हमारे कुल प्रचलित जो भूमि जोत है उनका आकार है, उनका संख्या है, सॉरी उनकी संख्या है। फिर है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी कल्याण श्रमिक कल्याण योजना जो है ये इसकी सुविधा किसको प्रदान नहीं की जाती है? तो इसमें देखिए इसकी सुविधा जो है आपके जो है इसकी सुविधा के अंदर जो है मासिक भत्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा। फिर है राजस्थान से जुड़े निम्न सूचकों पर जो है आपको विचार करना है कि भाई जो है ये दरें जो है वो कितनी है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है आपका है, कहाँ गया, तो देखिए आपसे पूछा है कि इसमें अशोधित जन्म दर जो है वो कितनी है? तो अशोधित जन्म दर जो है वो यही सेम है, 23 पॉइंट जो है आपका 7%। अशोधित मृत्यु दर कितनी है? तो 5.7% है राजस्थान में। शिशु मृत्यु दर 35 है और मातृ मृत्यु अनुपात जो है 164 है। तो जो इसमें दे रखा है वो एग्जैक्टली सेम इसके अंदर जो है वो सही है। फिर उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई यहाँ पर जो है कुल उत्पादन इन फसलों का कितना हुआ है वो हमको देखना है। तो इसमें भी सेम क्रम ही है। बाजरे का उत्पादन 45% है, राई और सरसों का 46% है, चने का 23% है और कुल दलहन का 19% है। यानी कि हमारे यहाँ पर बाजरे का उत्पादन राई और सरसों का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक है। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो सेम जो है ये वाला है, बी है इसका आंसर। फिर देखिए राजस्थान में वानिकी से जुड़े निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ये आपको देखना है। तो वानिकी से जुड़ा कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो 5.87% है, ये इसमें सही बात है। फिर वर्ष 2019-20 के अनुसार राजस्थान में निम्न फसल उत्पादन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें सबसे राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान किन फसलों के अंदर जो है वो है। तो यहाँ देखिए जो तीनों फसलें हैं, बाजरा, पोषक अनाज, मूंगफली और कुल तिलहन, सॉरी मूंगफली नहीं है, मूंगफली को छोड़ करके बाजरा, पोषक अनाज और कुल तिलहन जो है उसके अंदर जो है राजस्थान का प्रथम स्थान भारत के अंदर आता है। फिर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न में से किस योजना का संचालन नहीं किया जाता है? तो देखिए ये जो है आपका सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका जो है वो इसको संचालित नहीं किया गया है। फिर मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की घोषणा किस वर्ष के बजट में की गई थी? तो ये जो है आपके 2019 और 20 का जो बजट है उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। फिर है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए राज्य की किस जिला परिषद को पुरस्कृत जो है वो किया गया है? तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है आपकी कोटा की जो जिला परिषद है उसको पुरस्कृत किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो खनन क्षेत्र जो है उसमें प्रचलित मूल्यों पर योगदान 4% है, ये इसमें गलत तथ्य है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसके अंदर जो है आपको बताना है कि सही कथन जो है वो कौन सा है। इसके अंदर देखिए सही कथन जो है आपका चारों कथन इसके अंदर सही है कि राज्य में विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना, वर्तमान उद्यमों के विस्तार और आधुनिकीकरण और विविधीकरण को वित्तीय प्रोत्साहन देना, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना और ये योजना 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की। ये सारे ही कथन जो है इसके अंदर सही है। फिर है उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 वाला क्वेश्चन है कि जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है उसमें राजस्थान का कुल निर्यात जो है वो कितना रहा है? तो 52,764 करोड़ रुपए का जो है इसमें कुल निर्यात जो है वो रहा है।
फिर है IM शक्ति योजना जो है, इनके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो देखिए इसके अंदर जो है, यह योजना महिलाओं बालिकाओं की आत्मरक्षा के कौशल सिखाती है, यह इसके बारे में सही नहीं है। ये आजीविका के संबंधित योजना थी। फिर है पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर आपको विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन इसके अंदर से सही है। तो इसके अंदर देखिए तीनों ही कथन इसके अंदर सही है कि भाई जो है राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2021 में लागू की गई थी, 21 अक्टूबर 2021 को। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण हुआ। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना जो है उसका उद्घाटन किया गया। फिर उसके अलावा देखिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के निर्देशानुसार सर्वप्रथम राज्य के किस जिले को 100% डिजिटलाइजेशन के लिए जो है वो चिन्हित किया गया है, तो ये आपका करौली है। फिर राजस्थान के केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किस पोर्टल को जो है वो जाना जाता है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल को जाना जाता है शिकायत निवारण के लिए। राजस्थान जो DBT है यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, उसमें सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, तो इसमें सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य सचिव को बनाया जाता है। ई मित्र प्लस के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो देखिए यहाँ पर चारों ही कथन जो इसके अंदर सही है कि यह ATM की तरह बिना मानव इंटरफेस के सीधे सेवाएं प्रदान करता है, प्रिंट भी उपलब्ध करवाता है, नेट बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इसके माध्यम से हो सकती है। फिर है कोरोना सहायता में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना किस तिथि से संपूर्ण राज्य में जो है वो संचालित की जा रही है, तो इसका आंसर है 25 जून 2021 से इसको संचालित किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राज्य के अंदर राजस्थान का वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत जो है वो है, तो ये है आपका 5.86% जो है वो 2020-21 का पूछा है, अभी रिसेंट वाला नहीं, 2020-21 का पूछा है, तो वो 5.86% जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज का जो है आपका वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पे बजट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आप इस बजट का 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा इसी में से, और अगर आपको कोई भी नए अपडेट्स मिलते हैं तो आप इसी मैगजीन के अंदर उसको ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हम पढ़ेंगे यहाँ पर, अब हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, अब हमको स्पोर्ट्स न्यूज़ है, पुरस्कार सम्मान है, और जो 2 वीडियोज़ इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है बनेंगे, तो उनको हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। So thank you very much for listening. All the very best.